क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना। कल मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। हाँ ना, नहीं निकल रहा है मुँह से, बताया था ना। आपने यहाँ क्या पढ़ना है? सब सीधे बैठिए, पहले कमर सीधी एकदम। आपने यहाँ पढ़ना है यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने दी थी, कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट। देखो ये एक्सियम और पोस्टुलेट जो वर्ड हैं, ये एक तरीके के एजम्पशन है जिनको हमने यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया, माने जो सर्वसत्य है, ऐसा मान लिया कि ऐसा होता है। क्योंकि कुछ प्रूव करने के लिए कुछ तो हमको मानना ही पड़ेगा, कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो पोस्टुलेट है ना बेटा, वो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैथ से रिलेटेड विद मैथ, मैथ से रिलेटेड, और वो भी ज्योमेट्री। किससे? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के संबंध में जो बातें कही गई है मैथमेटिक्स के संबंध में, उनको कहते हैं पोस्टुलेट। और बाकी जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ, जो जनरल बातें की गई हैं, जो मैथमेटिक्स के अलावा और जगह भी लागू होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मैथ्स में ही लागू होते हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट है वो कहीं भी लागू होते हैं, तो उनको कहते हैं एक्सियम। उनको क्या कहते हैं? एक्सियम। बात समझ आ गई थी? पोस्टुलेट और एक्सियम में अंतर समझ में आ गई। ये क्या है? एक तरीके के एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब जो हम एज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हें हमने सत्य मान लिया। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य मान लिया है। और जो सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज होते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? पोस्टुलेट। और जो कहीं भी यूज हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, एक्सियम से। ठीक है, और कुछ इन्होंने डेफिनेशन दी है, वो देख लो। पहले आप डेफिनेशन देखिए जो इन्होंने दी है एक्सियम्स और पोस्टुलेट की बात है, उसके बाद ये देखो इन्होंने ज्योमेट्रिकल बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन दी है। जैसे अगर अभी आपको मैंने नहीं बताया है, मान लिया मैं इसके आगे खड़ी हो जाती हूँ, मैं आपसे कहूँ पॉइंट की डेफिनेशन बताइए। पॉइंट होता है ना, कहीं पॉइंट लगाते हैं, तो आप में से 90% बच्चे उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ तो रहे हैं कि आप पॉइंट है क्या, पर पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, है ना। लाइन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, मतलब उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो वो यूक्लिड ने किया ज्योमेट्री में बहुत सारा काम। ये बुक को बंद कर दो, पीछे अल्फाज, यहाँ सुनो मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, उसको डांस मत करो बुक के साथ। पहले सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया पॉइंट को। पॉइंट किसे कहते हैं? अ पॉइंट इज दैट, पॉइंट वह है विच हैज़ नो पार्ट, जिसके कोई हिस्से नहीं हो सकते, जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, उसको क्या कहेंगे? पॉइंट। मतलब पॉइंट को हम इतना छोटा मान रहे हैं जिसके और ज़्यादा टुकड़े किए नहीं जा सकते, जिसके और ज़्यादा पार्ट्स किए नहीं जा सकते। तो देखो कितनी आसान सी इन्होंने डेफिनेशन बताई कि अ पॉइंट इज दैट, पॉइंट वो है विच हैज़ नो पार्ट, जिसके कोई पार्ट नहीं होते। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। उसके बाद लाइन की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी, देखो कितनी आसान है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लाइन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ लाइन इज दैट which has no breadth। लाइन वो है जिसकी कुछ चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दो चीज होती है ना, तो ब्रेथलेस का मतलब भी वही है। लेकिन अगर तुमसे ये कहा जाए एग्जाम में कि आप यूक्लिड ने क्या डेफिनेशन दी है लाइन की, वो लिखिए, तो आप इसको नहीं लिख सकते, आपको यही लिखना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्वेश्चन करिए मैम क्यों? वो इसलिए, हाँ, आपने क्यों कहना आपको आता ही नहीं। मतलब यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तुम मतलब ऐसा लगता है क्लास में जब तुम्हें पढ़ाया जाता है कि तुम्हें सब आ रहा है, और जब टेस्ट लेते हैं तो तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो आप कहीं पूछते नहीं। जब बच्चा पूछ नहीं रहा तो उसका क्या मतलब है, यानी मैं जो बता रही हूँ वो समझ रहा है, और तुम्हारी समझ चेक कहाँ होती है? टेस्ट में। तो वहाँ पता चलता है कुछ नहीं समझ रहा। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें तो नहीं होनी चाहिए ना, या तो नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए। वो इसलिए कि डेफिनेशन जो होती है वो किसी एक की दी हुई होती है, अपने शब्दों में उसने बात कही होती है, किसी चीज़ को डिफाइन किया होता है, तो उसको हमें एज इट इज़ ही लिखना होगा। सुनना है, डेफिनेशन को आप अपने शब्दों में चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? जैसे कोई लॉ है, कोई डेफिनेशन है, साइंस में जैसे फ्लेमिंग्स के लॉ है, फ्लेमिंग के नियम है, फ्लेमिंग्स लॉ, तो उनको आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसा उन्होंने बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर।
आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपनी भाषा। समझ में आया? तो किसी भी लॉ, डेफिनेशन, इन चीज़ों को हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लेंथ मतलब एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, उसको क्या कहते हैं? लाइन। उसके बाद है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो लाइन है अगर वो एंड हो रही है कहीं, क्या हो रही है? एंड। मतलब लाइन है ये, लाइन सेगमेंट, जो भी उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको पॉइंट कहते हैं। उसके एंड्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। एंड्स को क्या कहेंगे? पॉइंट्स। जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको क्या कहेंगे? पॉइंट। इस चौथा इन्होंने कहा अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? कितने बच्चे समझे इसको? कितने बच्चों को समझ आया ये? बोलो, कितने बच्चों को समझ आया? ये सेंटेंस आपको समझ आया? बोलो नहीं। नो मैम बोलो। नहीं आया ना? ये कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, जो अपने ऊपर के सारे पॉइंट्स के ऊपर, ये लाइन पॉइंट्स से तो मिलकर बनी होती है ना? अरे लाइन किससे मिलकर बनी होती है? पॉइंट से। तो जो अपने ऊपर लाई करने वाले, अपने ऊपर बैठे हुए पॉइंट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बराबर। समझ में आया? जो अपने ऊपर के पॉइंट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो क्या हुई? लाइन। ठीक है। और ये हुई zigzag लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या हुई? जो अपने ऊपर के पॉइंट्स में क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसी हो शुरू से आखिर तक। ठीक है। उसके बाद है सरफेस। किसको कहते हैं? सरफेस ये है जो ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है, जो बोर्ड का पार्ट है, ये जो स्मार्ट बोर्ड का पार्ट है, ये क्या है? सरफेस है। ये जो टेबल टॉप है ये भी क्या है? एक सरफेस है। तो सरफेस किसको कहते हैं? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। यानी कि 2D स्पेस जो होती है उसको क्या कहते हैं? सरफेस। इसकी सिर्फ लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई से मिलकर जो चीज़ बनेगी उसकी कुछ ना कुछ सरफेस होगी। जैसे आपके बुक का पेज है, कॉपी का पेज है, वो एक सरफेस है। ठीक है। ये नीचे फर्श है, ये भी एक सरफेस है क्योंकि इसकी लेंथ भी है और क्या है? ब्रेथ भी है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया प्लेन सरफेस का भी, सॉरी ये भी है, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जैसे इन्होंने कहा ना द एज ऑफ, एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट। लाइन के जो एंड होंगे वो तो क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। और जो सरफेस के एंड होंगे, मतलब ये देखो, ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसकी जो सरफेस है उसके जो किनारे, एज किसको कहते हैं? एज किसको कहते हैं? किनारे। एज माने किनारा। तो इसके जो किनारे हैं वो पॉइंट है या लाइन है? हाँ, तो इसके किनारे क्या है? लाइन है। तो इसने कहा था एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। सरफेस के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? लाइन्स होते हैं। और लाइन के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा प्लेन सरफेस। सरफेस भी तो दो तरीके की होती है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बाहर निकलो, बाहर निकलो, गो आउटसाइड। प्लेन सरफेस, सरफेस दो तरीके की होती है। आपने देखा होगा उबड़ खाबड़ भी सरफेस होती है। भाई कोई पत्थर है उसकी सरफेस क्या प्लेन होती है? नहीं, उबड़ खाबड़ होती है। पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन्स है, उनकी सरफेस कैसी होती है? उबड़ खाबड़ होती है। तो यानी प्लेन नहीं होती। यानी प्लेन सरफेस की भी तो कुछ डेफिनेशन होगी। तो ये कह रहा है जैसे तुम्हारे पेपर है कॉपी का, उसकी सरफेस कैसी है? प्लेन। स्मार्ट बोर्ड की सरफेस कैसी है? प्लेन। टेबल टॉप की सरफेस कैसी है? प्लेन। तो दोनों में आपको देखने में कुछ अंतर लगता है ना, छूने में कुछ अंतर लगता है। तो उस अंतर को डेफिनेशन में कैसे कहेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। हमने जब लाइन की डेफिनेशन दी तो लाइन में हम कह रहे हैं व्हिच लाइज इवनली द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, क्योंकि लाइन किससे मिलकर बनी है? पॉइंट से। और प्लेन किससे मिलकर बना है? लाइन से। बात समझ में आ गई? लाइन तो किससे मिलकर बनी है? पॉइंट 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 जोड़ते जाएंगे, लाइन बन जाएगी। और लाइन 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 चिपका के जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सरफेस बन जाएगी। तो जो प्लेन सरफेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बराबर बटी हुई होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड माने बटी हुई किसमें? जो उसके ऊपर लाइनें होती है, जो उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन खींची होती है उसके ऊपर वो क्या होती है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और जो लाइन होती है वो अपने ऊपर के पॉइंट्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ गया दोनों का अंतर? एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, लाइन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। किसी में एक नंबर का क्वेश्चन बना के ये पूछा जाएगा कि लाइन के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इतना आता नहीं, ये पूछा जा सकता था एज
एजेस ऑफ अ सरफेस आर डैश कर दिया, द एजेस ऑफ अ सरफेस डैश। तो क्या होते हैं सरफेस के किनारे, क्या होते हैं लाइन होते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, इसीलिए इसको मैं इसी में पढ़ाना चाह रही थी, खुद से ऐसे आपको समझ में नहीं आता। अब देखो ये पोस्टुलेट और एक्सियम्स की बात आ गई। किसकी बात आ गई? पोस्टुलेट और एक्सियम की बात आ गई। ये यूक्लिड ने दिए थे, आपको ये याद रखना है। देखो पोस्टुलेट क्या होते हैं ना, यहाँ पर इसने बोला है स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज। उसने कुछ प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? गुण। प्रॉपर्टीज को कहते हैं किसी चीज की गुण। उसने कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने में ऐसा होगा, मान लिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेट द एज ऑफ राहुल इज एक्स। हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ही इसने कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लिया विच वर नॉट टू बी प्रूव, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिनको प्रूव माने सिद्ध करने की जरूरत, प्रूव माने सिद्ध करने की जरूरत जिनको नहीं होती, उनको हम मान लेते हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो दीज एजम्पशन आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है? ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य सत्य है। जैसे मैंने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें दिखता है कि सन कहाँ निकल रहा है, पूरब में ही निकल रहा है। तो ये he divided them into two types, उसने उसको दो टाइप में डिवाइड किया, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। he used the term postulate for the assumptions that were specifically to geometry। ठीक है, जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे, जो ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, उनको उसने पोस्टुलेट कहा, बाकी को क्या कहा? एक्सियम का। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? ठीक है, ये मैंने आपको बता। अब यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स हैं, इनको देखो। पहले एक्सियम्स पढ़ेंगे, फिर पोस्टुलेट पढ़ेंगे। देखो अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो एक्सियम्स है ना बेटा, वो सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं, वो कहीं पर आपकी पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में कहीं भी यूज हो जाते हैं। देखो पहला इसने कहा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। कोई दो चीजें जो एक ही चीज के बराबर हो वो आपस में भी इक्वल होगी। कैसे? अगर मैं बोलूँ ये क्या नाम है तुम्हारा? निहारिका। तुम्हारा? गुंजन। तुम्हारा? साक्षी। अगर मैं बोलूँ कि निहारिका की हाइट गुंजन के बराबर है, ठीक है, सुन लेना मेरी बात, निहारिका की हाइट गुंजन के बराबर है और साक्षी की हाइट भी गुंजन के बराबर है, मतलब दो चीजें अगर किसी एक ही चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर हुई ही नहीं हुई। समझ में आया? अगर इसकी हाइट भी इसके बराबर है, इसकी हाइट भी इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो किनारे पे दोनों लड़कियां बैठी, इन दोनों की हाइट भी क्या है? ठीक है, तो वही इन्होंने कहा कि इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। कोई दो चीजें या दो से ज्यादा भी हो सकती है जो एक ही चीज के बराबर हो, वो सब आपस में भी क्या होती है? इक्वल होती है। अब इसमें कौन सी नई बात है? पर ये यूक्लिड ने एज अ डेफिनेशन दिया, इसको एग्जाम में। अब क्या इस बात को प्रूव करने की जरूरत है? भाई इस बात को प्रूव करने की जरूरत होती है। जैसे अगर इसकी हाइट 5 फुट है, इसकी भी 5 फुट है, इसकी भी 5 फुट है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है, मेजर करके उसको प्रूव क्यों करना है? उसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उसके बाद इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल चीज में इक्वल चीज ही ऐड करी जाए तो वो इक्वल रहते हैं। कैसे? ये 4 है इक्वल टू 4 है, ठीक है, ये भी, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब मैं दोनों साइड इक्वल चीज ही ऐड कर रही हूँ, इधर भी 2 और इधर भी, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द रिजल्ट इज ऑल्सो, ये इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट का कहा। अगर बराबर चीज में ऐड की जाए तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या रहता है? इक्वल ही रहता है। ठीक है, उसके बाद है इफ, इसका अपोजिट है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल। भाई यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों इक्वल है, यहाँ से भी 2 माइनस कर दो, यहाँ से भी 4 रिजल्ट, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ पे। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल। उसके बाद है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल, अगर एक चीज दूसरी चीज को कोइंसाइड, ओवरलैप या सुपर इम्पोज करती है तो वो उसके बराबर होती है। जैसे मेरा ये वाला हाथ इस वाले हाथ को सुपर इम्पोज कर लेता है, कोइंसाइड कर लेता है, तो ये दोनों हथेलियाँ क्या होती है? बराबर। तो कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ को क्या करती है? ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती है या सुपर इम्पोज करती है, वो दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। उसके बाद है थिंग्स द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। बिल्कुल, होल जो होता है वो हमेशा पार्ट से तो बड़ा ही होता है। किसी चीज का होल, होल माने पूरा, पार्ट माने हिस्सा। भाई अगर आपके पास एक ट्री है तो ट्री का एक
ब्रांच है तो ब्रांच ट्री से सॉरी ट्री ब्रांच से तो बड़ा ही होगा, तो कोई भी चीज अपने पार्ट से क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आ गया? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। होल माने पूरा, पूरी चीज हमेशा हिस्से से क्या होती है, बड़ी होती है। बहुत अगला है थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। बिल्कुल सेम जो एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर इसकी हाइट इसकी डबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी हाइट इसकी डबल है और इसकी हाइट भी इसके डबल, मान लिया 2.5 फुट की है, ये भी 5 फुट की है, वो भी 5 फुट की, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी कि नहीं? माने दो चीजें जो एक ही चीज की डबल है तो वो आपस में क्या होंगी, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो 7, ये 7 एक्सियम्स इसने बताए हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें याद क्या करना है? दो चीजें जो एक ही चीज के इक्वल होती है, बराबर होती है। दो इक्वल्स में से इक्वल माइनस कर दो तो जो बचता है वो इक्वल होता है। इक्वल में इक्वल ऐड कर दो तो जो बचता है वो इक्वल होता है। होल हमेशा जो है पार्ट से बड़ा होता है। दो चीजें जो एक ही चीज की डबल होती है वो भी आपस में बराबर होती है। तो ये जनरल थिंग। उसके बाद है थिंग्स विच आर, ये सेम इसका उल्टा ही है। इसने कहा वो दो चीजें जो एक ही चीज की डबल, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो दो चीजें जो एक ही चीज की डबल है आपस में इक्वल होंगी। सो जा बेटा, ताकि अब लगा दूं, आराम से सर भी रख ले रही है नीचे, देख रही है मैम आगे पढ़ा रही है, कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से सर रख रही है। सो जा, मंगाओ उसके लिए बिस्तर जरा। रात को क्या कर रही थी, फोन। सेम अगला है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। दो चीजें या 2 से ज्यादा चीजें जो सेम चीज की हाफ है तो वो भी आपस में क्या होंगी, समझ में आया? सेम चीज जो एक ही चीज की डबल है वो भी आपस में इक्वल होगी। सेम चीज जो एक ही चीज की आधी है वो भी आपस में क्या होंगी,